अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन यू फॉर दिस बुक पेज नंबर 160। इंटेंसिटी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ डॉपलर इफ़ेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से समझना है। तकरीबन हम कह सकते हैं कि हर साल ही इसके ये जो टॉपिक है इस पे क्वेश्चन आपका जो है वो बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को, इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से आपने इसको सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। पूरा टॉपिक भी आ सकता है, पूरा डॉपलर इफेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, और इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी बेटे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसको हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपका है 7.11 डॉपलर इफेक्ट। लेट्स स्टार्ट बेटे, रीडिंग से हम स्टार्ट लेते हैं। The apparent change in the frequency or pitch of a wave due to relative motion between source and observer listener is called Doppler effect. इसको अंडरलाइन करो पहली तो दो लाइंस को। This effect was first observed by John Doppler while he was observing the frequency of light emitted from a star. In some cases, the frequency of emitted light was found to be slightly different from that emitted from a similar source on Earth. He found that the change of frequency of light depends upon motion of star relative to Earth. This effect can be observed with sound waves also. For example, when an observer is standing on a railway platform, a pitch or whistle of an engine coming toward the platform appears to become higher to an observer standing on the platform. However, the pitch of the whistle of an engine going away from the platform appears to become lower to an observer standing on the platform. Consider a source of sound as at rest which emits sound waves having wavelength lambda. Let speed of the sound for a stationary observer, that is listener, is v. Then the number of waves received by observer in 1 second is equals to f is equals to v divided by wavelength. हमने क्या पढ़ा, मैंने जो भी टॉपिक रीड आउट किया है बेटे, डैट इज़ डॉपलर इफ़ेक्ट। गौर से सुनो, बहुत इजी है, मज़ा आएगा आपको इसको पढ़ने में। ईजीएस्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि आप फर्स्ट टू लाइंस को बेटे अंडरलाइन कर लें। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। वेव्स की फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आता है किसी भी रिलेटिव मोशन की वजह से, ठीक है। रिलेटिव मोशन क्या होती है, कोई भी मोशन है जिसका कंपैरिजन किया जाए दो चीज़ों का, तो हम दो चीज़ें हमारे पास हो ना, तो हम उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं रिलेटिव। यानी कि एक सोर्स हो और एक ऑब्जर्वर हो। सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है या वो लाइट वहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। ऑब्जर्वर कौन सा है, जो उसको देख रहा है या उसको सुन रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जर्वर कहेंगे। तो रिलेटिव मोशन बेटे, वेव्स की रिलेटिव मोशन, वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें जो चेंज आ रहा है ड्यू टू रिलेटिव मोशन, किसका कौन सी रिलेटिविटी, सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको कैसे लिख सकते हो, द अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन between the source of waves and the observer, ठीक है, इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। ये इसकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी। क्या, दोबारा बता देती हूँ, वो चेंज फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, किसकी वजह से, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मैंने क्या कहा, जब दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन। एक सोर्स एक ऑब्जर्वर, ठीक है। रिलेटिव मोशन इन दोनों के दरमियान में, इसकी वजह से जो वेव्स की फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डॉपलर कहेंगे। और इस पूरे को क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। डॉपलर इफेक्ट सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन डॉपलर। उसने बेटे इसको ऑब्ज़र्व किया था, इस फिनोमेना को, और उसने ऑब्ज़र्व किस में किया था कि स्टार से जो लाइट आती थी, स्टार से जो लाइट एमिट हो रही थी, वहाँ पे उसने ये फिनोमेना देखा था। और उसने क्या कहा था कि जो एमिटेड लाइट है, जो लाइट निकल रही है स्टार से बेटे, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट होती है। इसी तरह अगर कोई लाइट सिमिलर सोर्स, अगर अर्थ में भी ऐसा ही कोई सोर्स है, ऐसी कोई लाइट है अर्थ से भी एमिट हो रही हो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो अर्थ में से लाइट एमिट हो रही होगी और जो स्टार में से लाइट एमिट हो रही होगी, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी में एक डिफरेंस आएगा, ठीक है।
ये डिफरेंस क्यों आएगा? ये डिफरेंस आएगा ड्यू टू चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो कि डिपेंड करिए मोशन ऑफ स्टार एज कंपेयर टू अर्थ। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा, हमने पढ़ा, पहले क्या पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया, आप हेडिंग दोगे। अगर आपका डॉपलर इफेक्ट आता है, आप क्या हेडिंग दोगे? पहले आप हेडिंग दोगे डेफिनेशन। डेफिनेशन में बेटे आपने क्या लिख लेना है? आपने लिख लेना है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग दोगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने क्या बता दिया कि ये इफेक्ट जो है सबसे पहले एक जो साइंटिस्ट है डेट इज जॉन डॉपलर, उसने 1842 में जो है उसने ऑब्जर्व किया था, 1842 में बेटे। तो उसने क्या किया था? उसने कहा था कि जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की, जो कि डिस्टेंट स्टार से निकल रही है, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी को उसने ऑब्जर्व किया और उसने ऑब्जर्व किया कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ स्टार रिलेटिव टू अर्थ। ठीक है, उनका कंपैरिजन इसने ऑब्जर्वेशन की कि जो लाइट स्टार से एमिट हो रही है और कहाँ तक आ रही है? अर्थ तक आ रही है। ठीक है, हर लाइट की जो इफेक्ट है वो डिफरेंट है, कोई स्टार नज़दीक है, कोई स्टार बेटे दूर है। ठीक है ना, तो जब इनका कंपैरिजन किया जाए, इनकी रिलेटिव जो है वो मोशन देखी जाए कि जो स्टार बेटे जितना, आपको वैसे समझा रही एक्सप्लेन करी हूँ, जो स्टार अर्थ से जितना नियर होगा ना उतनी ही आपको उसकी ज़्यादा लाइट फील होगी। ठीक है, जो स्टार अर्थ से अवे चला जाएगा, दूर चला जाएगा, आपको लाइट जो है वो कम नज़र आएगी, कम लाइट आप ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी किसकी? जॉन डॉपलर की। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने क्या पढ़ा कि ये जो इफ़ेक्ट है, जो हम इफ़ेक्ट पढ़े हैं डॉपलर इफ़ेक्ट, ये इफ़ेक्ट हम दोनों चीज़ों के लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं, साउंड के लिए भी और लाइट के लिए भी। किसके लिए? साउंड के लिए एज वेल एज फॉर लाइट। अच्छा, लाइट की एग्जांपल हमने क्या पढ़ ली? हमने साउंड लाइट की एग्जांपल पढ़ी कि जो डॉपलर ने किया था, ही वाज ऑब्जर्विंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड फ्रॉम डिस्टेंट स्टार। ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट, उसने क्या ऑब्जर्व किया? ही ऑब्जर्व दैट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ स्टार। उसने क्या कहा था कि जो चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है लाइट की, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है मोशन ऑफ स्टार्स पे। ठीक है, रिलेटिव टू अर्थ। यही फिनोमेना हम लोग साउंड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो हम लाइट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो डॉपलर इफेक्ट है बेटे, वो इफेक्ट हम लाइट के ऊपर भी एप्लीकेबल कर सकते हैं और साउंड वेव्स के ऊपर, लाइट वेव्स और साउंड वेव्स दोनों के ऊपर डॉपलर इफेक्ट जो है दैट इज एप्लीकेबल। लाइट की एग्जांपल हमने ले ली, अब हम चलते हैं साउंड की एग्जांपल की तरफ। इसकी कॉमन एग्जांपल यहाँ पे की हुई, क्या दी हुई है? आपको दिया हुआ है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या होता है? जो कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है, चाहे वो देख रहा हो, चाहे वो लिसन कर रहा हो, सुन रहा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जर्वर कहेंगे। ठीक है, अब आप सपोज करो, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं ना, एक ऑब्जर्वर है, एक पर्सन है कोई भी, वो बिल्कुल प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हुआ है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा। प्लेटफॉर्म क्या होता है? वो रेलवे ट्रैक्स हैं, वो जगह है जहाँ पे ट्रेन आती है। ठीक है, तो जो पर्सन बिल्कुल प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है, उसको जो ट्रेन उसकी तरफ आ रही है, ट्रेन की जो आवाज़ है, इंजन की जो विसल है, वो उसको बहुत ज़्यादा मतलब हाई साउंड फील होगी, बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ आवाज़ उसको सुनाई देगी। ठीक है, लेकिन अगर वही पर्सन जिसको हम ऑब्जर्वर कह रहे हैं, जो ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है, वो अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म चल जाता है, स्टेशन पे रहता है लेकिन प्लेटफॉर्म से दूर चला जाता है, तो अब क्या होगा कि उसको वो आवाज़ जो इंजन की विसल की आवाज़ है बेटे, वो क्या आएगी? वो उसको कम सुनाई देगी एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट सिचुएशन। यानी कि जब प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ था तब आवाज़ इंजन की जो विसल की थी वो ज़्यादा थी, लेकिन जब वहाँ से वो अवे चला गया प्लेटफॉर्म से, तो आवाज़ जो है वो उसको क्या होगी? लो सुनाई देना शुरू होगी। ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल पढ़ ली डॉपलर इफेक्ट की इन केस ऑफ साउंड वेव्स। अब लाइट वेव्स में भी आ गई, साउंड वेव्स में भी आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्सन था, जो ऑब्जर्वर था, जिस तरह बेटे वो साउंड जो सोर्स था उसका, जहाँ से उसको आवाज़ आ रही थी, उसके करीब जाएगा तो ज़्यादा आवाज़ आएगी। अगर वो अपने सोर्स से दूर चला जाएगा तो उसको कम आवाज़ सुनाई देगी। ये क्या चीज़ें हुई? ये हमने एग्जाम्पल पढ़ ली किसकी? डॉपलर इफेक्ट की ऑन साउंड वेव्स। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम आगे लेके चलेंगे। हमने क्या करना है? हमने कंसीडर करो आपके पास कि आपके पास बेटे कोई भी साउंड है,
सोर्स है, ठीक है, एक सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो एट रेस्ट है, ठीक है, और वहाँ से साउंड वेव जो है वो एमिट हो रही है। साउंड वेव्स की जो वेव लेंथ है वो कितनी है हमने वो बता दिया। फिर आपका क्या आ जाएगा कि हमने क्या कहा कि आप अपने सपोज करना है कि आपके पास कोई भी सोर्स है जो कि एट रेस्ट है, वहाँ से साउंड वेव्स एमिट हो रही हैं। उन साउंड वेव्स की वेवलेंथ को हमने सपोज करना है वेवलेंथ किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है, ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है, जो स्पीड है वो किसके इक्वल है, v के इक्वल है। तो इस केस में अगर आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो तो आप फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, f इज इक्वल्स टू v ओवर लैम्डा। f यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है, v यहाँ पे क्या है बेटे आपके पास, v हम लोग कह लेंगे स्पीड, और ये क्या चीज़ है आपके पास, वेवलेंथ। यानी कि इन शॉर्ट इसका मतलब क्या हुआ कि f जो है फ्रीक्वेंसी आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे, आप लोग ऐसे फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोग चको बेटे अपनी बुक का नेक्स्ट पेज खोल लो 161। यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट के दो केसेस आपको बुक में दिए गए हैं, एक है केस नंबर 1 और एक है केस नंबर 2, ठीक है। तो अब हम लोग डॉपलर इफेक्ट के दोनों केसेस जो है 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। पहले आपके पास आता है केस नंबर 1। व्हाट इज दिस केस, when source of sound waves move towards the stationary observer। अब आपके पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, आपने अपने ज़हन में रखनी है। एक है सोर्स जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और एक है ऑब्जर्वर जो कि साउंड को सुन रहा है, ठीक है। ये दो चीज़ें हम लेंगे और हम क्या इस केस में पढ़ेंगे कि आपका जो सोर्स ऑफ साउंड है वो ऑब्जर्वर जो है, जो पर्सन है जो साउंड सुन रहा है बेटे, वो क्या है, वो स्टेशनरी हालत पे है, यानी कि वो रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहा, वो एक ही पोजीशन पे खड़ा है या बैठा है, वो स्टेशनरी है, ठीक है। जो साउंड है वो उसकी तरफ आ रही है। देन इस केस में क्या होगा, अब ये वाला केस हम लोग लर्न करेंगे, ठीक है। व्हेन अ सोर्स मूव टुवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर सी विद वेलोसिटी US, the waves are compressed and their wavelength is decreased, ठीक है। In this case the waves are compressed by an amount given as, ये सारा मैं आपको बेटे रिटन फॉर्म में समझाती हूँ, इस तरह से आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। लेट स्टार्ट, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 जो है इसको मैं आप लोगों को रिटन फॉर्म में एक्सप्लेन करती हूँ। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट के दो केसेस हैं, आप दोनों हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं डॉपलर इफेक्ट, ठीक है, DOPPLER, डॉपलर EFFECT इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट। हम पढ़ेंगे इसका केस नंबर 1, ठीक है, केस 1 हम इसका स्टडी करेंगे अभी। केस 1 क्या है, अब गौर से समझो इसको, बहुत इजी है, अगर समझ आओगे तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं, अभी समझ आ जाएगा। केस 1 क्या है, आपने सपोज करना है कि आपके पास क्या है, ऐसे हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये क्या चीज़ है, इसको मैं कहती हूँ ये हमारा ऑब्जर्वर है, OBSER, ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर है, कोई भी ऑब्जर्वर है, सपोज हम ए ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर। और ये हमारा क्या है, ये साउंड है, ये हमारा सोर्स है, SOURCE, ये सोर्स है जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी है, या और आसान लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर जो है वो हमारा रेस्ट पोजीशन पे है, और सोर्स जो है वो इसकी तरफ मूव कर रहा है, किसकी तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या कह दिया कि बेटे आपने सपोज करना है यहाँ पे कोई भी पर्सन है, ठीक है, मैं सपोज कर लेती हूँ पर्सन ए है यहाँ पे, ठीक है, और वो स्टेशनरी है, यानी कि वो रेस्ट कंडीशन में है, या तो वो स्टैंड है, ठीक है, खड़ा ही है, या वो बैठा हुआ है, वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा। यहाँ पे एक सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो गाड़ी भी हो सकती है, वो ट्रेन भी हो सकती है। ये जो सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली मूव करता हुआ किसकी तरफ जा रहा है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। अब क्या होगा इस केस में, इस केस में जब सोर्स जो है स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है विद वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, वेलोसिटी हम इस केस में लेंगे US, ठीक है, ये वाली वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के साथ, यानी कि सोर्स की वेलोसिटी है, इसलिए मैंने यहाँ पे S लिखा है, एज फॉर सोर्स। इस वेलोसिटी के साथ ये जा रहा है किसकी तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ, ठीक है। इस केस में वेव्स क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, वेव्स क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी, ठीक है।
वेव्स आर कंप्रेस्ड, ठीक है। और वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वेवलेंथ इस केस में डिक्रीज्ड हो जाएगी, ठीक है। क्लियर, अब समझ आ रही है ना, इस तरह पॉइंट्स की फॉर्म में मैं आपको समझा रही हूँ। वेवलेंथ क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अब तीसरी चीज़ क्या है, वेव्स कंप्रेस होगी, वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब है वेवलेंथ में चेंज आएगा। उस चेंज इन वेवलेंथ को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, डिवाइडेड बाय एफ के। यहाँ पे यानी कि जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा था, जो तो हमने उसको क्या कहा था, यूएस कहा था, वो मैंने लिख दिया डिवाइडेड बाय एफ लिख दिया। अब ये जो मैंने आपको कहा था वेव्स यहाँ पे क्या हो रही थी, कंप्रेस हो रही थी। ये जो वेव्स के अंदर एक कंप्रेशन आ रहा था, ये किसकी वजह से आ रहा था, क्योंकि सेम नंबर ऑफ वेव जो है वो शॉर्टर स्पेस से गुजर रही थी, ठीक है। और ये डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, दे डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ सोर्स। यानी कि जो वेव्स हैं ये किस पे डिपेंड करती हैं बेटे, ये डिपेंड करती हैं ऑन वेलोसिटी, वेलोसिटी पे डिपेंड करती हैं, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स पे। और वेवलेंथ, अब ये जो ऑब्जर्वर है ये क्या वेवलेंथ बेटे ऑब्जर्व कर रहा है, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। हम सपोज कर, हमने क्या कहा था, हमने ऑब्जर्वर को सपोज किया था, क्या मैंने कहा था, हम सपोज कर लेते हैं हमारा ऑब्जर्वर ए है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, क्योंकि इसकी वेवलेंथ की अब मैं बात कर रही हूँ, वेवलेंथ डिवाइडेड बाय डेल्टा वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी तरह मेंशन करेंगे, ठीक है। अभी हमने वेवलेंथ बताया था पिछले टॉपिक में, मैंने आपको अभी डॉपलर इफेक्ट में हमने पढ़ा था, ये किसके इक्वल होता है, वी ओवर एफ के इक्वल, ठीक है। और डेल्टा वेवलेंथ अभी हमने पढ़ा, ये क्या है, यू एस डिवाइडेड बाय एफ के इक्वल, दोनों एक दूसरे के इक्वल। लेकिन ये क्या है, ये वेलोसिटी है किसकी, ऑब्जर्वर की, जो कि स्टेशनरी फॉर्म में है, और ये क्या है, वेलोसिटी है किसकी, सोर्स की। तो फिर हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू, फिर आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, f आ गया 1 1 सा, तो यहाँ पे v आ गया 1 1, और यहाँ पे क्या आ देगा, u ऐसा देगा। अच्छा, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बेटे। अब ये इक्वेशन आ गई, तो डेल्टा लैम्डा जो यहाँ पे है ये क्या है, डिक्रीज इन वेवलेंथ। मैंने पहले बताया था ना वेवलेंथ यहाँ पर डिक्रीज होगी, तो डेल्टा वेवलेंथ क्या है, यहाँ पे डिक्रीज इन वेवलेंथ है इन वेंट सेकेंड, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉपलर शिफ्ट। डेल्टा वेवलेंथ जो हमारी है, दिस इज नोन एज डॉपलर शिफ्ट, SHIFT, इसको डॉपलर शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। और जो नंबर ऑफ वेव्स हैं रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर, जो अब बहुत सारी वेव्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं ना, नंबर ऑफ वेव्स, इतनी कितने नंबर ऑफ वेव जो है ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या इक्वेशन यूज़ करेंगे, हम इक्वेशन यूज़ करेंगे FA इज इक्वल्स टू V ओवर वेवलेंथ A, ठीक है। इसके लिए हम लोग ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। हमने अभी इसकी वैल्यू निकाली है, लैम्डा ए की वैल्यू यहाँ पे निकाली है ना मैंने, ये देखो लैम्डा ए की वैल्यू, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लूँगी। जब मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगी तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, v का v आया, वेवलेंथ ए की, ये देखो मैंने इक्वेशन, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, v माइनस यू एस डिवाइडेड बाय एफ, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इस ब्रैकेट को खोलो तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी v डिवाइडेड बाय v माइनस यू एस, और ये f जो है यहाँ पे डिवाइड है, और जब इसको ऊपर लेके जाऊँगी तो ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या पहले बताया था, मैंने आपको कहा था कि द नंबर ऑफ वेव रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर इन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में हमने क्या कहा था कि 1 सेकेंड में हमने ये टाइम पीरियड कौन सा लिया था, हमने लिया था 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में जो नंबर ऑफ वेव्स यानी कि नंबर ऑफ वेव्स जो लिसनर यानी कि जो ऑब्जर्वर रिसीव कर रहा है 1 सेकेंड में, वो किसके इक्वल था, हमने लिया था v ओवर वेवलेंथ a। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस देन 1 है। तो हम इस इक्वेशन को बेटे ऐसे भी राइट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू v माइनस यू एस इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। और देयरफॉर हम क्या कह लेंगे, हम कह लेंगे कि एफ ए जो है वो क्या है, एफ से बड़ा है, ठीक है। यानी कि ऑब्जर्वर की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है किसकी फ्रीक्वेंसी से, साउंड की फ्रीक्वेंसी से, यानी कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी से। क्या कह सकते हो कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय द ऑब्जर्वर, वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो कि ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही है, इंक्रीज, which in turn will increase the
पिच ऑफ द साउंड, ये इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से साउंड की पिच भी ज़्यादा हो जाएगी। जिस तरह सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता जाएगा, पहले कम थी साउंड, फिर आगे और मूव करता जाएगा, तो साउंड जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, उसकी पिच जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। इज़ दैट क्लियर? हमने क्या पढ़ा? हमने आज के टॉपिक में पढ़ा डॉपलर इफेक्ट। क्या पढ़ा? डॉपलर इफेक्ट पढ़ा। दोबारा से सारा कुछ मैं एक दफ़ा रिकॉल कर देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से इसके अंदर क्लैरिटी आ जाए। हमने क्या पढ़ा बेटे? हमने पढ़ा डॉपलर इफेक्ट। व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? द अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। सोर्स और ऑब्जर्वर की जो रिलेटिव मोशन है उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। डॉपलर कौन था? डॉपलर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन डॉपलर, ठीक है। इसने बेटे 1842 में ये फिनोमेना, जो फिनोमेना दैट इज़ नोन एज डॉपलर इफेक्ट, ये फिनोमेना उसने स्टार्स के अंदर जो है ऑब्जर्व किया था, ठीक है। उसने क्या कहा था कि जो इमिटेड लाइट है जो स्टार से आ रही है, ठीक है ना, सिंपल उसने क्या कहा था? उसने ऑब्जर्व किया था किसका? स्टार्स की लाइट को। उसने क्या ऑब्जर्व किया था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है जो स्टार में से आ रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है? इट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। वो किस पे डिपेंड करती है? मोशन ऑफ स्टार रिलेटिव टू अर्थ। यानी कि स्टार जो है उनकी मोशन पे डिपेंड करती है। वो मूव करते करते अर्थ की तरफ आते जाएंगे, नज़दीक आते जाएंगे तो ज़्यादा लाइट आपको नज़र आएगी, दूर जाते जाएंगे, अवे फ्रॉम अर्थ जाते जाएंगे तो आपको लाइट जो है वो कम नज़र आएगी, ठीक है, कम लाइट फील होगी। अच्छा, ये इसने ऑब्जर्वेशन थी इसकी, इसी ऑब्जर्वेशन का नाम उसने क्या रख दिया? डॉपलर इफेक्ट रख दिया। और फिर ये इफेक्ट जो है ये जो डॉपलर इफेक्ट है बेटे, ये दोनों चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए? साउंड वेव्स के लिए एज वेल एज फॉर लाइट वेव्स, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट के बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है, बहुत सारे केसेस हैं, एक नहीं, मैंने क्या कहा, बहुत सारे केसेस हैं। आपके कोर्स में इसके 2 केसेस जो हैं वो हमें गिवन है, लेकिन इसके केसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा कैसे हैं मैं आप लोगों को वैसे ही ओरली बता देती हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि इसका छोटा सा एक टेबल आपको ड्रॉ करके दिखा सकूँ। इसके बहुत सारे केसेस हैं। एक केस ऐसा है कि जिसमें आपका जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कौन है? जो साउंड सुन रहा है, वो ऑब्जर्वर आपका रेस्ट पे है, स्टेशनरी पोजीशन में है, सोर्स उसकी तरफ मूव कर रहा है। एक केस ये भी हो सकता है कि आपका सोर्स जो है वो स्टेशनरी हो, वो मूव ना कर रही हो, ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, ठीक है। एक केस आपका ये हो सकता है कि आपका जो सोर्स स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर उसकी तरफ मूव कर रहा है। दूसरा केस ये हो सकता है कि सोर्स स्टेशनरी है लेकिन ऑब्जर्वर जो है वो बजाय सोर्स की तरफ आने का वो अवे फ्रॉम द सोर्स जा रहा है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि आपका ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी है, सोर्स उसकी तरफ जा रहा है या सोर्स उससे अवे जा रहा है। तीसरा चौथा केस क्या हो सकता है कि दोनों ही एक दूसरे की तरफ जा रहे हो, ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है इसकी तरफ, सोर्स भी इसकी तरफ जा रहा है। और इन द एंड हमारे पास 6 केस भी हो सकता है जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हो, अवे जा रहे हो। तो इंशाल्लाह मैं आपको सारे के सारे केसेस बेटे उनका ना एक दफ़ा आउटलाइन सबकी समझा दूंगी, सबकी इक्वेशंस मैं आप लोगों को करवा दूंगी। लेकिन आपके सिलेबस में 2 मेन केसेस हैं, ठीक है, और उन्हीं की इक्वेशन आपको दी हुई है, इसलिए उनकी इक्वेशंस हम डिराइव करेंगे और बाकी इक्वेशन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, योर नॉलेज मैं आपको वो भी इंशाल्लाह बताऊंगी। अच्छा, फिर हमने क्या कहा कि मैंने आपको कहा कि आपके कोर्स में आपकी बुक में 2 केसेस दिए हुए हैं। एक केस हमने आज स्टडी किया है, इंशाल्लाह एक केस जो है वो कमिंग लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसी को आगे मैं पढ़ाऊँगी। हमने क्या लिया? हमने केस नंबर 1 पढ़ा। केस नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा? ये वो केस है जब सोर्स ऑफ साउंड जो है वो मूव करे टूवर्ड ऑब्जर्वर। किसकी तरफ? टूवर्ड ऑब्जर्वर। लेकिन इस केस में ऑब्जर्वर जो है वो क्या है? स्टेशनरी है, यानी कि वो मूव नहीं कर रहा। अच्छा, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपकी बुक में यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है वो सी लिखा हुआ है, यानी कि जो ऑब्जर्वर है ना उसको उन्होंने सी सपोज कर लिया। मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वर को क्या सपोज कर लिया? ए सपोज कर लिया। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम है ना ऑब्जर्वर का, आप ए रख लो, बी रख लो, सी डी जो आपको पसंद है आप रख सकते हो। मैंने ए रख लिया है, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि बुक में सी है तो मैम ने ए क्यों लिखा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
हम पढ़ रहे हैं केस जब आपका सोर्स जो है वो मूव कर रहा है टूवर्ड ऑब्जर्वर, ठीक है। इस केस में जब सोर्स आपका मूव करेगा और जाएगा ऑब्जर्वर की तरफ, ऑब्जर्वर कौन सा होगा, आपका स्टेशनरी होगा। इस केस में मैंने क्या बताया आपको कि जो सोर्स है वो किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, वो करेगा वेलोसिटी यूएस के साथ मूव करेगा। यहाँ पे वेव जो हैं वो कंप्रेस हो जाएंगी और इनकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और इस केस में जो जब डिक्रीज़ हो रही है कंटिन्यूसली, ठीक है, वो 1 बाय 1, तो इसका मतलब है वेवलेंथ के अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। उस चेंज को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, हम करेंगे डेल्टा वेवलेंथ इज इक्वल टू यूएस ओवर एफ, ठीक है। अब जो वेव्स के अंदर एक कंप्रेशन आ रही है, ये क्यों आ रही है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ वेव जो हैं वो शॉर्टर स्पेस से गुजर रही हैं। तो जो आपका ऑब्जर्वर ए था उसको बेटे वेवलेंथ, वो क्या वेवलेंथ ऑब्जर्व करेगा, अब हम उसकी वेवलेंथ कर रहे हैं, किसकी, अपने ऑब्जर्वर यानी कि जो स्टेशनरी है जिसको मैंने ए का नाम दिया, उसकी वेवलेंथ कैसे लिखेंगे हम, वेवलेंथ ए इज इक्वल टू वेवलेंथ माइनस लैम्डा वेवलेंथ। वेवलेंथ की वैल्यू अभी हमने डॉपलर इफेक्ट में मैंने निकाली थी। डॉपलर इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, हमने डॉपलर इफेक्ट में पढ़ा था कि वेवलेंथ किसके इक्वल होती है, वेवलेंथ इज इक्वल टू वी ओवर एफ, ठीक है, वी ओवर एफ के इक्वल होती है। मैंने यहाँ पे इसकी वेवलेंथ की वैल्यू पुट कर दी, चेंज इन ये इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू लिख ली और एंड पे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, क्लियर। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा कि ये जो डेल्टा वेवलेंथ आया है, चेंज इन वेवलेंथ आया है बेटे, ये क्या है, ये डिक्रीज इन वेवलेंथ है। क्या हो रहा है कि वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो वेवलेंथ जो डिक्रीज हो रही है इन 1 सेकेंड, अगर टाइम आपके पास 1 सेकेंड हो तो इस केस में जो इफेक्ट आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डैट इज़ नोन एज डॉपलर शिफ्ट। उसको क्या कहते हैं हम लोग, डॉपलर शिफ्ट कहते हैं। डॉपलर शिफ्ट को आप लोग कैसे डिफाइन करोगे, डेल्टा वेवलेंथ, ठीक है, डेल्टा लैम्डा इज द डिक्रीज इन वेवलेंथ इन 1 सेकेंड एंड दिस इज नोन एज डॉपलर शिफ्ट। आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया कि नंबर ऑफ वेव रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर, कौन सा ऑब्जर्वर, जो हमने क्या था, स्टेशनरी था जिसको मैंने ए का नाम दिया, इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एफ ए इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, ठीक है। यही है ना फ्रीक्वेंसी, अगर मैं उधर ले जाऊँ तो ये वेवलेंथ इधर आ जाएगी, नीचे आ जाएगी इसकी जगह पे, उसी को रीअरेंज करके फ्रीक्वेंसी को हम उधर ले गए। यहाँ पे हमने ए मेंशन कर दिया, यहाँ पे भी ए मेंशन कर दिया, किसके लिए, ये ऑब्जर्वर के लिए हैं, ठीक है, जो स्टेशनरी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड की थी वेवलेंथ ए की, लैम्डा ए की, वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगी। मैंने वो वैल्यू यहाँ पे पुट की। ये एफ यहाँ पे क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, जब इसको ब्रैकेट के बाहर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हम फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया इन 1 सेकेंड, ठीक है। और हमने इसकी वैल्यू पुट की तो क्या आ गया हमारा, यहाँ पे 1 आ गया। और इन द एंड हमारा इस इक्वेशन व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ, एफ ए इज़ ग्रेटर देन एफ, ठीक है। एफ ए क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर है, और सिंपल एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो केस 1 है इसका जो रिजल्ट आया है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या पढ़ लिया, हमने कहा कि एफ ए इज़ ग्रेटर देन एफ, ये हमारा रिजल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है बेटे साउंड की हर्ड बाय द ऑब्जर्वर ए, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, क्या अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है ना एफ, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बाय द ऑब्जर्वर ए, ये जो मैंने ए मेंशन किया, इंक्रीजेज, ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीजेज विच शो डैट पिच ऑफ द साउंड इंक्रीजेज, पिच ऑफ द साउंड भी इंक्रीज हो रही है। एफ ए इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है पिच ऑफ द साउंड इंक्रीज हो रही है। या शॉर्ट और ईजीएस्ट लफ्ज़ों में आप क्या कह सकते हो इसके, कि जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है साउंड हर्ड, वो आवाज़, वो साउंड जो ऑब्जर्वर को, जो स्टेशनरी था, जो ए था, उसको जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सुनाई देती है बेटे, वो क्या है, वो इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से ये चीज़ साबित होती है, प्रूफ होती है कि साउंड की जो पिच है वो इंक्रीज हो रही है। मतलब क्या बेटे, बार बार मैं वही बता रही हूँ कि जिस तरह सोर्स मूव करता जाएगा ऑब्जर्वर की तरफ, यहाँ पे था काफ़ी आवाज़ थी और यहाँ पे आया और आवाज़ तेज़ होगी, साउंड की पिच इंक्रीज़ होगी, यहाँ पे आया और तेज़ होगी, और जब यहाँ पे ये सोर्स पहुँचा तो बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो उसको पिच सुनाई दी, बहुत तेज़ आवाज़ जो है वो उसको ऑब्जर्वर को फील हुई।
तो आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा दिया, मैंने पढ़ा दिया डॉपलर इफ़ेक्ट की डेफिनेशन की, उसका बैकग्राउंड हमने देखा, उसके बाद हमने उसकी एग्जांपल्स देखी। एग्जांपल में हमने क्या एग्जांपल देखी, प्लेटफॉर्म पे जो विसल थी इंजन की उसको एज एग्जांपल हमने लिया। फिर हमने क्या बताया कि डॉपलर इफ़ेक्ट के बहुत सारे केसेस हैं। मैंने आपको 6 केसेस के सिर्फ नाम बताए और मैंने ये बताया कि हमारी बुक में 2 केसेस ही दिए गए हैं, ठीक है। एक वो है जिसमें जो साउंड का सोर्स है वो मूव कर रहा है किसकी तरफ, टुवर्ड ऑब्जर्वर, टुवर्ड लिसनर, ठीक है। हमने इसकी एग्जांपल ली। पहले तो हमने वेवलेंथ बताया डॉपलर में कि वेवलेंथ इज इक्वल टू V/F। देन हमने पहला केस स्टडी किया, ठीक है। पहला केस स्टडी करके उसकी सारी की सारी इक्वेशन मैंने आपको ड्राइव कराई और इन द एंड हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। इस पूरे केस को, डॉपलर इफेक्ट को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। कमिंग लेक्चर में हम केस 2 को जो है वो स्टडी करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।